तो बजट टेक पंचायत तो रहेगी ही, बजट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट भी रहेंगे। सबसे पहले आपको न्यूज़ फ्लैश भी दिखाई पड़ेंगे और सभी इम्पैक्ट करने वाले शेयर भी आपको सबसे पहले ही बताए जाएंगे सीएनबीसी आवाज़ पर। तो बहुत ज़्यादा दिन तो अब बचे नहीं हैं, बस कुछ ही दिन और जो कि बजट से जुड़े हुए, यानी 7 से 8 दिन और जो कि आप अगले एक हफ्ते के अंदर बजट से तमाम डिटेल आते हुए देखेंगे। लेकिन पहले मार्केट्स की बात कर लेते हैं कि बाजार बिल्कुल दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। रफली 90 अंकों के आसपास का उछाल है और एक सीमित दायरे में इंडेक्स ने पिछले 1.5 घंटे के अंदर कामकाज दिखाया है। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए, मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर आपकी रणनीति, क्योंकि निफ्टी बनाता तो नया हाई है लेकिन उसका एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज ज्यादा है मार्केट्स में, आप कैसे रीड कर रहे हो? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो मुझे आपने सही कहा, वैसे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, मिड कैप में भी थोड़ा बहुत एक्शन अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, पर डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश जोन में है। जहां तक निफ्टी की बात है, 24,500 के जो कॉल रेटर्स है वो इस वीकली सीरीज के भी फंस चुके हैं। अगर यहाँ से मार्केट और 20-30 पॉइंट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वहां से कवरिंग आ सकती है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग का एक और दौर आपको देखने को मिल सकता है, एक दिन और आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो जब तक 24,500 के नीचे निफ्टी नहीं जाता, मुझे लग रहा है मार्केट बायस बाई साइड ही है। 24,700 24,750 ये हो सकता है आपको कल या परसों तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स है, 24,500 के आसपास, 550 के आसपास किसी भी वजह से आता है तो बाई करें। 24,450 का स्टॉप लॉस लगाए। 24,700 24,750 ये दो लेवल्स सुमित जी मुझे लग रहा है कल या परसों तक देखने को मिल सकता है। सेकेंडली बैंक निफ्टी भी क्लियर कट बाई जोन में है, डेफिनेटली अंडर परफॉर्मर है पर इसको भी बाई किया जा सकता है। 52,000 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी को भी आपको बाई करना है। 50 पॉइंट नीचे मिलता है तो और अच्छी एंट्री हो सकती है। 50-600 50-800 ये दो टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करके चलने की राय है। 24,500 के इर्द गिर्द अगर आपको निफ्टी मिलता है तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं, ज्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड उस समय पर पोजीशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बातचीत करूंगा मैं अरुण सर से, लेकिन सबसे पहले कि बजट बुलेटिन की बात हो रही है तो पहले बजट बोनांजा पिक की बात भी कर लेते हैं। तो अरुण सर 8 सत्र रह गए हैं बजट को केवल, तो अब वो फ्लेवर भी आ ही चुका है। कौन से स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? तो मुझे एक स्टॉक है जो सभी का फेवरेट है और सभी के फेवरेट सेक्टर से पीएसयूज जो भी है, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स है सभी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। तो मेरा जो स्टॉक रहेगा वो एनटीपीसी रहेगा। एनटीपीसी में बाई करने की सलाह है। 385 386 के आसपास चल रहा है तो इसको बाई करके चले। 360 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है ऊपर में स्टॉक 440 450 वहां तक के लेवल दिखा सकता है। एक तो बजट का डेफिनेटली एक इंपैक्ट रहेगा, सेकंड इसकी एक सब्सिडी का जो आईपीओ की बात चल रही है एनटीपीसी ग्रीन की, तो वो भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर काम करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है एनटीपीसी परफेक्ट पिक है, टेक्निकली अच्छे ब्रेकआउट के आसपास है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, इसको बाय करके चले। 460 का स्टॉप लॉस लगाएं और 453 का ऊपर में टारगेट है। तो 440 450 के टारगेट्स के लिए एनटीपीसी को आप देख सकते हैं। 360 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा बजट बोनांजा पिक्स में आशीष बहेती और नहीं, इनफैक्ट 2 और पिक्स हमारे पास हैं, जरा उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। मेरी नजर में सीमेंट सेक्टर और यहाँ से पर्टिकुलरली मेरे को अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चार्ट में डेली वीकली मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट इन प्लेस है। डेली चार्ट्स देखें तो यहाँ पे हायर लो का स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुली इंटैक्ट है। अल्ट्राटेक में नजर रखें, स्टॉक थोड़ा पुल बैक मोड में, इट इज होल्डिंग इट्स 20 डेमा, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 11,200 का और टारगेट्स रहेंगे 12,400 के अल्ट्राटेक सीमेंट में। ई मुद्रा, इसको आपको फोकस में रखना चाहिए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी भूमिका ये निभाते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट जो इनके पास है, सॉल्यूशंस और ट्रस्ट बिजनेस, इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली नंबर्स में थोड़ी आई थिंक कमी आई है, बट द रीजन फॉर द लास्ट ईयर वाज कि वो री इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं नए नए ग्रोथ मार्केट्स में, और नए ग्रोथ मार्केट्स में री इन्वेस्ट करने की वजह से मार्जिन 30 या 21% के आसपास एंड रिटर्न रेशियो जो 15% पे आया था ROEs, they should now start expanding as new markets start picking up volumes in terms of top line growth. तो ये मुद्रा में लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक 18 से 20% के अपसाइड।
तो अमित सेठ और साथ साथ मयूरेश जोशी, इन दोनों की पिक्स आपने सुनी, ई मुद्रा और अल्ट्राटेक, जिसके ऊपर भी आपको नजर बना के अदरवाइज रखनी होगी। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है वैसे भी है। इसके अलावा अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट से निवेशकों को निराशा नहीं मिलेगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वेलफेयर पर खर्च बढ़ने के बावजूद फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, निवेशकों को निराशा तो नहीं मिलनी चाहिए, इसका मतलब हम क्या समझें? दरअसल बजट को लेकर सबसे ज्यादा निगाहें जिस बात पर टिकी रहती हैं, आज उस पर से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। दरअसल जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट से निवेशकों को किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर होती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन, जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, उस पर सरकार कितनी कायम है। तो जो अलग अलग सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस पर बिल्कुल कायम रहेगी, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। यहां तक फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा केंद्र में रहता है, वो अंतरिम बजट में सरकार ने जो 5.1% का रखा था, वो 5.1% तो बरकरार ही रहेगा। और कुछ हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 5.1 से घट भी जाए। घट करे कितना हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अटकल है कि शायद ये घट करके 5.1 से कम 5% तक लाया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी, इस मायने में कि सरकार वित्तीय अनुशासन पे बनी हुई है और अनाप शनाप खर्चा नहीं करेगी, सरकार का खजाना भरा पूरा रहेगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को घटाने के पीछे दरअसल 2-3 खास वजह है। पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक से आपने देखा ही 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर डिविडेंड मिला, जो कि उम्मीद से दोगुने से ज्यादा था। डायरेक्ट टैक्स की वसूली में अब तक 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अप्रैल मई में जीएसटी की वसूली 11% से ज्यादा बढ़ चुकी है, पिछले साल की इसी अवधि से तुलना कर रहा हूं। और इन सब के बीच सब्सिडी में बहुत ज्यादा खर्च होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ऑयल सब्सिडी हो। तो दूसरे मुद्दों पर जैसे होम लोन सब्सिडी हो, वहां पर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को मेंटेन करके रखेगी। हो सकता है इसमें कटौती भी कर दे और कोई ऐसे भी बदलाव नहीं करेगी जिससे निवेशकों को कोई मायूसी हाथ लगे। तो ये बजट मुझे लगता है कि इस मायने में बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। तो फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पे शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना होता हुआ दिखाई पड़े। इसकी तमाम डिटेल आप लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लेकिन बजट में ई कॉमर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी यानी गिग वर्कर्स के लिए बजट बड़ा ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक्सीडेंटल और मेडिकल इंश्योरेंस का तोहफा मिल सकता है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद भी हैं। तो आलोक, एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है खासतौर से अस्थायी कर्मचारियों के लिए, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार बजट में सरकार जो गिग वर्कर, जिनके अस्थायी कर्मचारी कहते हैं, जो बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनियां या छोटे छोटे जगहों पर काम करते हैं और रेगुलर काम नहीं कर पाते, उन्हें कई मायनों में दिहाड़ी मजदूर भी कहा जा सकता है, उनके लिए सरकार सेफ्टी नेट का इंतजाम इस बार बजट में कर सकती है। सेफ्टी नेट से मतलब उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस जैसी जो सुविधाएं हैं उनको मिलेगी, ताकि आपातकाल स्थिति में उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई आर्थिक परेशानी ना हो। इसमें जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड का गठन का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें ये पूरी तरह से कंट्रीब्यूटरी फंड होगा। इसमें जो एम्प्लॉयर होगा, जैसे जो कोई एग्रीगेटर है, वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय से इसमें कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। इस तरह से जो फंड बनेगा उसके जरिए उनको एक्सीडेंटल जो डेथ या डिसेबिलिटी कवर होता है वो मिल सकेगा। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, जैसे ईएसआई जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, उसके तहत जो तमाम जगहों पर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसमें इनको शामिल करने पर बातचीत चल रही है। अगर उनमें शामिल कर दिया जाए तो उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी होगी वो काफी आसान हो जाएगी। और अभी तक जो ईएसआई होती है, वो जो अलग अलग जो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं या फिर जो रेगुलर कर्मचारी खासतौर से होते हैं, उनके लिए सुविधा होती है, लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधा नहीं होती है। लिहाजा इन तमाम मुद्दों पर जो गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी कहते हैं, जो बड़े पैमाने पर देश में अभी रोजगार दे रहा है ई कॉमर्स सेक्टर में और तमाम सेक्टर्स में, वहां पर जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं उनके लिए बड़ी राहत का ऐलान इस बार बजट में हो सकता है।
तो बड़ी राहत की उम्मीद आप लगा कर चल सकते हैं, स्पेशली गिग वर्कर्स या फिर टेम्परेरी वर्कर्स के लिए, जिनके ऊपर शायद गवर्नमेंट कुछ डिटेल्स लेकर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आगे भी आपसे हम इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बातचीत करने वाले हैं कि फार्मा सेक्टर को लेकर बजट से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, उस पर डिटेल से, क्योंकि आज फार्मा टॉप गेनर भी है। सो किस तरह की डिटेल बजट में वहां पे आ सकती है, इन सब पे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं बजट बुलेटिन और एक बारी मार्केट्स लेकर आएगी। बाजार में वापस रफ्तार बढ़ी है और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार फिर से कामकाज कर रहा है। 122 अंकों की तेजी अब निफ्टी में आ चुकी है और एकाएक तेजी बाजार के अंदर दोबारा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी, लाइकवाइज सेंसेक्स में भी एक अच्छा अपटिक, निफ्टी बैंक की तरफ से वापस तेजी आनी शुरू हुई। एकाएक स्पाइक सेंसेक्स में और निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ वापस तेजी में और दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी कामकाज कर रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप, यहां पर भी जो पिछले कुछ समय से एक दायरे के अंदर कामकाज हो रहा था, वो भी अब धीरे धीरे डे हाई की तरफ लेकर इसको जा रहा है। लेकिन एक का एक स्पाइक निफ्टी में आया है। टॉप कंट्रीब्यूटर भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कहां से कंट्रीब्यूशन है। एडवांसेस सो फार, एडवांसेस के फेवर मार्केट 1350 एडवांसेस और 1084 1085 डिक्लाइन मार्केट में देखने को मिला। लेकिन एक खरीदारी बाजार में बीते 2 से 5 मिनट के अंदर आई है। पावर, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस, यहां से खरीदारी थोड़ी और बढ़ी है, जिसके दम पर बाजार में खरीदारी वापस देखने को मिल रही है। लेकिन आज का जो टॉप गेन है वो है फार्मा, और भारत का जो दवा का कारोबार है सालाना अमूमन 3 लाख करोड़ रुपए का है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों मिलाकर देश में 15 से 18 हजार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में भारत की दवाइयां निर्यात होती हैं। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से मिलकर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं वो जानने की कोशिश की, आपको सुनवाते हैं। फार्मा सेक्टर की इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। चिराग भाई बताइए, क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? अब बेसिकली स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो पूरे इंडिया में फ्लरिश हुई हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, और उसमें जब गवर्नमेंट ने प्रावधान दिया है कि भी कंपल्सन अभी शेड्यूल एम के हिसाब से सब यूनिट को अपग्रेड करना है, तब सबसे ज़रूरी बात यह आई है कि इनको स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को फंड की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो एलोकेशन किए हैं वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये सब स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री अपग्रेड कर पाए। तो ज़रूरी है कि कम से कम 10,000 करोड़ ये सेक्टर के अंदर देना चाहिए, जिससे स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री अपग्रेड हो पाए। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि अपग्रेड होने के बाद ये जो सेक्टर है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो बहुत ज़रूरी है ये सेक्टर में इतना देने की वित्त मंत्री जी को। आप क्या कहेंगे? फार्मा इंडस्ट्री की हमेशा से डिमांड रही है कि हमको R&D के ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता है। पहले कुछ सालों पहले तक सरकार हमें R&D के एक्सपेंसेस पे 200% इनकम टैक्स में बात देती थी, जो कि हटा दी गई है। अगर फार्मा इंडस्ट्री को ग्रो करना है, देश को ग्रो करना है, तो वापस R&D के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर हमें एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। ये हमारी वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट है। और कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं, आप क्या बताएंगे? केतन भाई, जो फार्मा में है ना, इनपुट कॉस्ट, इनपुट जो जीएसटी होता है वो करीबन 18% का होता है, और हमारा फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी होता है वो 12% होता है। तो हमारे लेजर के अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है, तो जीएसटी मेरे बैलेंस लेजर में क्रेडिट रहता है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रेशनलाइज करना चाहिए, और दोनों जो 12% का और 16% 18% का जो जीएसटी स्लैब है उसको मर्ज करके 15% का यदि स्लैब कर दिया जाए, तो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज है कि CLCSS करके गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम थी, जिसमें बरसों से 15 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी का देती है। तो ये 20 साल पहले से 15 लाख रुपया, आज के जमाने में पहले तो 1 करोड़ के अंदर फार्मा यूनिट बनता था, आज मिनिमम 20 करोड़ से नीचे कोई फार्मा यूनिट बनता नहीं है। तो 15 लाख का सब्सिडी पीनट्स के समान है, या तो उसको बंद कर देना चाहिए या तो कम से कम 1 करोड़ तक का कर देना चाहिए। तो ये डिमांड है, और अगर इससे वित्त मंत्री है ये सुझाव में अमलवारी करते हैं तो भारत में बड़े पैमाने पर रोजगारी का भी निर्माण हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो फार्मा स्पेस को लेकर किस तरह की उम्मीदें बजट से हैं वो आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर नहीं बल्कि
रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 130 अंकों का उछाल 24,632 का जोन्स निफ्टी में देखने को मिल रहा है और लाइकवाइज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया रफ्तार बाजार में, और इस रफ्तार के पीछे अब जो तेजी आ रही है वो फार्मा तो दिखा ही रहा था, स्लोली एंड स्टेडली पीएसयू की तरफ से एक जबरदस्त रफ्तार और बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। पीएसयू बैंक का पार्टिसिपेशन और बढ़ रहा है, जिसके दम पर बाजार वापस अपने डे हाई के आसपास। एक बार एफएमसीजी इंडेक्स और लाएगी, वहां पर भी कुछ पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है, उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट्स में आप देख रहे हैं। रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट सोफार कामकाज कर रहा है। अच्छा, अब खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं। ये हफ्ते की शुरुआत हुई है और ब्रिजेश आयल और साथ साथ ओम मेहरा और पंकज राणेड़ ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। जेके टायर की कॉल दी थी पंकज जी ने, आज एफ का टॉप गेनर है 560 के टारगेट से, लेकिन 492 पे उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, 485 का एक स्टॉप लॉस रखा है। इसके अलावा एमएमटीसी पे बाय कॉल पंकज की तरफ से थी, करीब 98-99 के जोन्स पे प्रॉफिट्स को उन्होंने बुक कर लिया, यहाँ पर भी 88 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स में पंकज की तरफ से माइक्रोटेक डेवलपर्स ये एक कॉल है जहाँ पर उन्होंने 1468 के जोन्स पे प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, 1580 के आसपास के टारगेट्स उन्होंने दिए थे। पंकज ने ही तेजस नेटवर्क में एक बाय कॉल इनिशिएट की है, यहाँ पर जो टारगेट्स हैं 1580 के आसपास है, 1380 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की राय उन्होंने दी है। ब्रिजेश की तरफ से एचबीएल पावर में एक बाय कॉल इनिशिएट की थी, उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया 626 के जोन्स में, 640-41 यानी टारगेट्स पे ही अब ये कामकाज कर रहा है, टारगेट भी अचीव हो गया इनफैक्ट अब। इसके अलावा ब्रिजेश की तरफ से कल्याण ज्वेलर्स पे उन्होंने खरीदारी की राय दी है और करीब 555 रुपये के टारगेट्स के लिए 512 का मौजूदा स्तर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, 505 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। रिटर्न के लिहाज से सो फार अब तक 2.5 से 3% का पॉजिटिव रिटर्न है पंकज की तरफ से। ब्रिजेश 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं और ओम का रिटर्न करीब 1.5% नेगेटिव है, लेकिन ये हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसे यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल के लिए अब इसको बजट बुलेटिन को ही समेटेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पर आज नो योर कंपनी में बातचीत करने वाले हैं मेघमानी ऑर्गेनिक्स की मैनेजमेंट से। मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष सोपारकर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे केमिकल स्पेस की किस तरह की एक बजट से उम्मीदें हैं, इन सबको लेकर छोटे से ब्रेक के उस पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।